Before moving forward to the talk, I would like to tell my objectives behind the talk. जो भी उद्देश्य मेरे हैं इस व्याख्यान को देने के लिए जो उद्देश्य मेरे हैं तो वो सबसे मैं आपको परिचित कराना चाहूंगा. The very first objective of the talk is ecological solidarity. Ecological solidarity पारिस्थितिकी समन्वय है. इसका अर्थ ये बनता है कि जो हम विभिन्न जीव जंतुओं के साथ धरती पर रह रहे हैं हम उनके साथ दो प्रकार से रह सकते हैं. पहला हमारा एक तरीका ये हुआ कि हम उन्हें मार काट कर पाश्चात्य संस्कृति की तरह हम उन्हें पीड़ित करके हम उन्हें शोषित करके भी अपना जीवन यापन कर सकते हैं. हम उनके शोषण से अपना लाभ ले सकते हैं. दूसरा तरीका ये है कि हम उनके साथ उनके समन्वय से अपनी भी प्रगति कर सकते हैं और उनका भी जो जीवन है वो सुखमय बना सकते हैं. तो ये इकोलॉजिकल सॉलिडेरिटी जो भावना है ये वैसे तो मैं भारत की आत्मा में देखता हूँ लेकिन इकोलॉजिकल सॉलिडेरिटी ये एक मेरा प्रमुख उद्देश्य है इस व्याख्यान के पीछे. उसके बाद मैं अर्थव्यवस्था में गौ के महत्व के बारे में चर्चा करूंगा और इसके बाद फिर जो काउ बेस्ड हमारे सिस्टम्स हैं, काउ बेस्ड ऑर्गेनिक फार्मिंग हो गई, काउ बेस्ड इकोनॉमी हो गई, काउ बेस्ड प्रोडक्ट्स हो गए, काउ बेस्ड मेडिसिन सिस्टम हो गया, इसका और जो वर्तमान में चल रहा है हमारा केमिकल एग्रीकल्चर सिस्टम या फिर केमिकल मेडिकेशंस, इन सबका एक तुलनात्मक अध्ययन करूंगा. ये फैक्चुअल होगा और इकोनॉमिक पैरामीटर्स पे होगा. उसके बाद गौ केंद्रीकरण के बाद होने वाले जो संभावित बदलाव होंगे उनके बारे में हम जानेंगे और इसमें हम कृषि, ईंधन और स्वास्थ्य इन क्षेत्रों पर केंद्र रखेंगे. देन आई विल डिस्कस अबाउट द पॉसिबल चैलेंजेस एंड सॉल्यूशंस फॉर एस्टेब्लिशमेंट ऑफ दिस काउ बेस्ड ऑर्गेनिक इकोसिस्टम एंड एट लास्ट आई विल गिव अ कंक्लूजन फॉर द होल सब्जेक्ट एंड डिस्कशन. नाउ आई एम टेलिंग व्हाई आई चूज दिस टॉपिक. ये आखिर यह विषय ही मैंने क्यों चुना. तो एक साधारण भारतीय बालक की तरह मैं भी बचपन में जीव जंतु से काफी अधिक मेरा लगाव था और इस कारणवश मैंने 2019 में एनिमल वेलफेयर के लिए कार्य आरंभ किया. इसमें मैं एनिमल रेस्क्यू किया करता था और एनिमल रेस्क्यू में जो देखने को मिलता था वो ये था कि विभिन्न प्रकार के जीव जंतु हमें एनिमल रेस्क्यू करने के लिए मिलते थे. तो कुत्ता बिल्ली हो गया, इनका कोई आर्थिक महत्व नहीं है, ये स्प्रे होते हैं और सदैव से स्प्रे रहते हैं. लेकिन गाय तो दूध देता हुआ पशु है, ये तो एक आर्थिक रूप से एक प्रभावशाली एक जीव है, लेकिन ये भी स्प्रे हैं, ये भी बाहर घूम रहे हैं, ये भी बाहर एक्सीडेंट हो रहा है इनका, ये घायल हो रहे हैं. तो ये मुझे थोड़ा इनकी जो दुर्दशा है इससे मैं थोड़ा दुखित हुआ. उसके बाद मैंने जानने का प्रयास किया तो फिर मैं देवलापार गौ अनुसंधान केंद्र नागपुर गया और वहां से मैंने इस अनुसंधान में भाग लिया. तो सबसे पहले अब हम टॉक में आगे बढ़ते हैं. सबसे पहले मैं गाय की इंपॉर्टेंस यानी कि द इंपॉर्टेंस ऑफ काउ, जो अर्थव्यवस्था में गाय का महत्व है मैं उसके बारे में चर्चा करना चाहूंगा. Now I am speaking about the significance of cows in Indian economy. यह गायों का जो महत्व है ये भारत की इकोनॉमी में ये आज से नहीं है, ये सहस्त्र वर्षों से है और हमेशा से था और मेरे हिसाब से सदैव तक रहेगा. यदि अभी ये कम हो रहा है तो हमारे प्रयास से मुझे पूरा यकीन है कि हम बाद में फिर से गाय का महत्व अर्थव्यवस्था को गाय केंद्रित कर पाएंगे. Irrespective of time dimensions, cow have played a major role in agricultural activities. The biggest grant of cow to agriculture is its biomanure, which turns the soil fertilization cost free. जो गाय का जो बायोमैन्योर होता है ये इसलिए महत्वपूर्ण है और ये मैं गाय की सबसे बड़ी देन मानता हूं हमारे लिए, क्योंकि ये जो हमारी खेती होती है उसको कॉस्ट फ्री कर देता है. उसमें शून्य लागत की कृषि कर देगा अगर हम बायोमैन्योर का प्रयोग करें. The biomanure was used since ages in India, but after Green Revolution, the chemical fertilizers took the whole system in their hands and the use of manure was minimalized. तो ग्रीन रेवोल्यूशन को मैं एक इसमें महत्वपूर्ण कारण मानता हूं, क्योंकि ग्रीन रेवोल्यूशन के आने के बाद जो सरकार थी, सरकार की तरफ से प्रोत्साहन दिया गया केमिकल फर्टिलाइजर्स को और उन पर सब्सिडी लगाकर उन्हें बेचा गया और उसके बाद से हम ये मानते हैं कि उसके बाद से उपज में हमारे लिए वृद्धि हुई है. लेकिन उपज में वृद्धि होने के साथ साथ हमने ये देखा है कि बीमारियों में भी वृद्धि हुई है. उसके बाद मृदा का प्रदूषण बहुत बड़ा है, जल प्रदूषण बहुत बड़ा है और ये सब एडवर्स इफेक्ट भी मिले हैं. उसके बाद यदि हम स्वास्थ्य के ऊपर देखें तो गाय का महत्व था. देयर इज अ ग्रेट सिग्निफिकेंस ऑफ काउज इन द हेल्थ वेलफेयर. द मेजर गिफ्ट ऑफ द काउ आर मिल्क, कर्ड, घी which are considered as the best health tonics and health booster. आज भी सबसे यहाँ तक कि अगर मैं दर्शन के बारे में भी आप
चार्वाक दर्शन में जो सबसे महत्वपूर्ण बात बोली गई है वो ये है कि अगर आप ऋण भी ले रहे हैं, ऋण लो लेकिन उससे घी पी लो, तो आपका जो ऋण है, ऋण लेना बुरा नहीं माना जाएगा। सर आप समझ पा रहे होंगे इस बात को। So there is a great significance of cows in the health welfare. The major gift of cow are milk, curd and ghee, which are considered as the best health tonics as the health booster. और इसके बाद जो अगली चीज आती है जिसका स्वास्थ्य में बहुत योगदान है वो है पंचगव्य, यानी कि गाय के द्वारा प्रदत्त 5 चीजें, जैसे दूध, दही, घी, गोमय यानी कि गोबर और गौमूत्र यानी कि गाय का जो यूरिन होता है। द साइंटिफिक एविडेंस ऑफ द गौमूत्र सिग्निफिकेंस इज द सीरियल पेटेंट इज द सीरियल पेटेंटिंग ऑफ इट बाय यूएसए। यूएसए ने गौमूत्र के ऊपर 3 पेटेंट ले चुका है अभी तक, और भारत इसमें पीछे रह गया, जबकि भारत की ही देन है गौमूत्र अगर मैं देखूं तो, क्योंकि चरक संहिता और सुश्रुत संहिता में गौमूत्र का अच्छे से वर्णन है, और ये पहले से उपचार की ये जो पद्धति है ये भारत में पहले से थी। The special compositions of these panchagavyas are used to develop different medicines having edge over the cure of deadliest diseases like cancer and tuberculosis, kidney disorders, even chronic diseases like skin disorders। ये पंचगव्य से बहुत ही आसानी से ठीक की जा सकती हैं। अब मैं कुछ जो पंचगव्य से हमारे देवलापार गौशाला जो है, गौ अनुसंधान केंद्र है, उसके जो अस्पताल है उसने ठीक किए, मैं उन 5 केसेस के बारे में आपको बताना चाहूंगा। तो ये पहला जो केस है वो है राहुल बारापात्रे जी का, और ये 17/7/2004 को आए थे, और इनको किडनी स्टोन था। 3 महीने के अंदर इनका किडनी स्टोन ठीक करके दिया गया और इन्हें डिस्चार्ज किया गया 3 महीने के अंदर, और ये केवल गौमूत्र अर्क से हुआ है। इसके अलावा इनको कोई मेडिकेशन नहीं दिया गया था। इनका जो एक्सेप्टेंस लेटर है इसमें ये स्वीकृति दे रहे हैं कि हाँ ऐसा हुआ है, वो आपके सामने स्क्रीन पर है। उसके बाद अगले केस की तरफ बढ़ना चाहूंगा मैं। ये मीरा बहन का है। ये एक वृद्ध महिला थी जो नागपुर में एक आश्रम में रहती थी। इनको ग्लोम रूलर डिजीज थी, और इनका भी रीनल फेलियर का किडनी डिसऑर्डर था इन्हें भी, और इसे भी ठीक किया गया था 1 साल के अंदर। हालांकि अभी तक हम प्राय देखते हैं कि जो किडनी डिसऑर्डर्स होते हैं उनमें मोस्टली यही किया जाता है कि जो किडनी होती है उसे निकाल देते हैं और किडनी ट्रांसप्लांट हो जाता है या फिर डायलिसिस होती रहती है। ये इससे पहले लगभग 12 डायलिसिस करा चुकी थी अपने जीवन में, और मुंबई जसलोक अस्पताल में इनका उपचार चल रहा था। 1 साल के उपचार के बाद ये बिल्कुल ठीक हो गई और आज भी बिल्कुल स्वस्थ हैं। उसके बाद में अगले केस पर आना चाहूंगा। नेक्स्ट केस इज रीनल फेलियर केस ऑफ आईबीन बी। तो ये आईबीन बी जो थी इनको भी रीनल फेलियर हुआ था, और इसे भी पंचगव्य की औषधियों से ठीक किया गया। नेक्स्ट केस, ये तुकाराम आम्बेडकर जी का रीनल फेलियर का केस है। इनको क्या था, इनको एक साधारण भारतीय व्यक्ति की तरह जो औषधियों से परेशान हो जाता है, इनको पहले डायबिटीज थी, फिर इन्हें ट्यूबरक्लोसिस हो गई। ट्यूबरक्लोसिस का इलाज करते करते जो एलोपैथिक मेडिसिन थी उनका इतना एडवर्स इफेक्ट हुआ कि इनकी किडनी फेल हो गई, और किडनी का जो इनका रीनल फेलियर हुआ उसका फिर उपचार किया गया, साथ में इनकी ट्यूबरक्लोसिस का भी उपचार किया गया, और उसके बाद डायबिटीज का भी उपचार पंचगव्य से किया गया। 1 साल में ये भी बिल्कुल ठीक होकर वापस घर चले गए। इसके बाद 5वें केस पर आना चाहूंगा। ये कैंसर के पेशेंट थी बेतीदाई परसोड़े। इनको ओसोफेगस का कैंसर था, इसको ओरोफ्रेंजियल कैंसर बोलते हैं। ये 4th स्टेज का था, और इनको भी आप देख पा रहे हैं कि 1 साल के अंदर ठीक करके घर भेज दिया गया कैंसर जैसी बीमारी को। तो ये कुछ महत्व है, ये वो महत्व है जो शायद हमें जिस महत्व का के बारे में हमें इस महत्व के बारे में जानकारी नहीं है, और हम इसे बहुत ही अंडररेट कर चुके हैं। लेकिन जो भी है ठीक है। अब जो मुख्य विषय आता है वो ये है कि इसमें मेरा क्या फायदा, मुझे क्या मिलेगा। मैं तो एलोपैथी लेकर ठीक हो जाऊंगा, केमिकल फर्टिलाइजर डालकर अपने खेत में अपनी खेती कर लूंगा, एलपीजी पर खाना पका लूंगा, लेकिन मेरा इसमें फायदा क्या है? अगर ये सारे सिस्टम हम इस्तेमाल करेंगे तो इसमें फायदा क्या है? So now let us compare these systems factually by rational consumerist approach. हम एक रैशनल कंज्यूमर बन के एक अप्रोच करते हैं और हम देखते हैं कि आखिर कौन सा बढ़िया है। तो सबसे पहले मैं जो कृषि क्षेत्र में इस्तेमाल होने वाली यूरिया, डीएपी और ये बायोमैन्योर है, इनके बारे में कंपैरिजन करूंगा। सो द प्राइस ऑफ यूरिया इज 900 रुपीज पर बैग, दैट इज 45 kgs,
और ये 45 केजी जो यूरिया है, ये 45 केजी 900 रुपए की मिलती है। उसके बाद एनपीके का प्राइस है 1500 रुपए प्रति बैग। और अगर हम काउ मैन्योर का प्राइस देखें तो वो है 0, क्योंकि गोबर तो हमारे पास बहुत आयात में उपलब्ध है। जो इसके बाद की बात है वो ये है कि 1 किलो गोबर से हम 35 किलो बायो मैन्योर तैयार कर सकते हैं। तो फिर एक दिन में अगर एक स्वस्थ गाय जो होती है वो लगभग 10 किलो गोबर देती है एक दिन में, तो अगर हम 10 किलो गोबर का बायो मैन्योर तैयार करेंगे तो 350 किलो बायो मैन्योर हम प्रतिदिन तैयार कर सकते हैं। जबकि हमें एक कट्टा जो इसका यूरिया का मिल रहा है वो 900 रुपए का मिल रहा है, जबकि वो 45 किलो का है। तो हम कम से कम 4-5 तो कट्टे आराम से बेच ही सकते हैं अगर हम इसे देखें तो। और सबसे बड़ी बात जो है वो गाय के गोबर में ये है कि इसमें कोई संडे ही नहीं होता है। गाय का गोबर हर दिन आना है, अपने जीवन की अंतिम सांस तक गाय गोबर देगी। तो ये एक महत्व है और ये एक कंपैरिजन था। तो इस कंपैरिजन से हम समझ पाएंगे कि आखिर कौन सा एक एज अ कंज्यूमर हमारे लिए कौन सा जो फर्टिलाइजर है वो ठीक है। उसके बाद हम इसके एडवर्स इफेक्ट पर आ जाते हैं। कौन सा की जो बायो मैन्योर है या फिर केमिकल फर्टिलाइजर्स है उसमें एडवर्स इफेक्ट किसका है। तो 9 दिसंबर 2020 को बायोमेड सेंट्रल, जो कि जानी मानी हेल्थ की जर्नल है, उसने एक स्टडी पब्लिश की थी जिसके अनुसार 6600 किसान हर साल भारत में पेस्टिसाइड छिड़कते समय या फिर पेस्टिसाइड से मर जाते हैं। किसान पेस्टिसाइड से मर जाते हैं। इसके 2 कारण हो सकते हैं। पहला कारण हो गया एक्सीडेंट से मर जाते हैं। दूसरा कारण ये मान सकते हैं हम कि वो जानबूझकर या तो सुसाइड कर लेते हैं। दोनों ही केसेस में अगर हम देखें तो दोनों में पहले में तो मैं सिस्टम का फेलियर मानूंगा कि केमिकल फर्टिलाइजर आपने इतनी आसानी से ऐसे लोगों के हाथ में दे दिए जो कि प्रिकॉशंस ठीक से लेना पसंद नहीं करते हैं। आखिर जब हमारे पास गौ आधारित कीटनाशक है, उसकी अवेलेबिलिटी है, तो हमने ये इतना हार्मफुल हजार्डस केमिकल इतना आसानी से बिना सोचे समझे किसी के भी हाथ में कैसे दे दी। उसके बाद अगर हम सुसाइड की बात करें, जिन्होंने अगर आत्महत्या की है पेस्टिसाइड से, तो उसमें भी कारण अधिकतम अगर कोई रहा होगा तो वो ये रहा होगा कि वो डेथ ट्रैप में फंसे होंगे। अधिकतर किसान आत्महत्या तब करते हैं जब वो डेथ ट्रैप में फंस जाते हैं। डेथ ट्रैप केवल फर्टिलाइजर और आपका पेस्टिसाइड खरीदने के ही कारण होता है, क्योंकि हर साल वो इसमें खेती में इन्वेस्टमेंट करते हैं और इन्वेस्टमेंट के बाद जब उनकी फसल होती है, जब वो रिटर्न नहीं दे पाती है और उनके ऊपर डेथ ट्रैप बढ़ता जाता है, तो इस चक्कर में उनके पास आत्महत्या के अलावा और कोई मार्ग नहीं बचता। अगर हम बायो मैन्योर की ओर देखें तो बायो मैन्योर में कोई इन्वेस्टमेंट ही नहीं है। और अगर आपके पास कोई इन्वेस्टमेंट नहीं है, आपने कोई इन्वेस्टमेंट नहीं किया है, तो जो भी रिटर्न मिल रही है वो अच्छी है और आप माइनस में, आपके पास डेट ट्रैप में तो कम से कम नहीं फंसेंगे। ये एक दूसरा तथ्य था। इसके बाद आते हैं एनसीबीआई यानी कि नेशनल सेंटर फॉर बायो मेडिकल इंफॉर्मेशन और नेशनल इंस्टीट्यूट फॉर हेल्थ की रिसर्च में इन्होंने एक रिसर्च की है जहां पर बायो मैन्योर और केमिकल बेस्ड फर्टिलाइजर दोनों का एक साझा अनुभव लिया गया है। इनकी रिपोर्ट कहती है लॉन्ग टर्म एप्लीकेशन ऑफ केमिकल फर्टिलाइजर्स कुड लीड द सीरियस सॉइल एसिडिफिकेशन, न्यूट्रिशनल इम्बैलेंस एंड डिटोरिएशन ऑफ द राइजोस्फीयर माइक्रो इकोलॉजिकल एनवायरनमेंट, further increase the activity of heavy metal ions in the soil. However, the crop yield was limited, but biomanure is still economical. इनकी इस रिपोर्ट में कहा गया है कि जो क्रॉप यील्ड है वो भले ही लिमिटेड है, लेकिन इसके बावजूद भी बायोमैन्योर इकोनॉमिकल है। तो इसके अलावा और मुझे नहीं लगता कोई अन्य हमें प्रमाण चाहिए। अकॉर्डिंग टू अ रिपोर्ट बाय डेटाबेस रिसर्च एंड मार्केट, एक जर्नल है, इसकी रिपोर्ट के अनुसार पेस्टिसाइड का मार्केट 2018 में 197 बिलियन रुपए था। हमने 197 बिलियन रुपए पेस्टिसाइड खरीदने में खर्च किए 2018 में, और आने वाले समय में इन कंपनियों का जो टारगेट है वो है 316 बिलियन रुपए 2024 तक। 2024 में 316 बिलियन के पेस्टिसाइड बेचने का। आप सोचिए, जब ये पेस्टिसाइड हमारे खेतों में पड़ेंगे, उसके बाद बायो मैग्निफिकेशन से हमारे पास वापस आएंगे, तो हमें और कितनी बीमारियां होंगी और कितना हमें इसका खामियाजा भुगतना पड़ेगा। यदि जो आज वास्तव में जो गायें बाहर घूम रही हैं, निराश्रित गौवंश हैं, यदि हम उन्हें एकत्रित करके, उन्हें एक जगह इकट्ठा करके केमिकल फर्टिलाइजर्स उनसे बनवाएं और उनका प्रयोग करें, तो आखिर हम भी बचेंगे, वो भी बचेंगे। उसके बाद अगर हम स्वास्थ्य पर आ जाते हैं, एक वही कंज्यूमर जो हमारी अप्रोच है, रैशनल अप्रोच, तो प्रियदर्शी रंजन जो कि एक यूरोलॉजिस्ट हैं, जानी मानी किडनी ट्रांसप्लांट स्पेशलिस्ट हैं, उसके साथ साथ रिसर्चर भी हैं। इन्होंने वर्ल्ड किडनी डे 2022, किडनी डे होता है हर साल मार्च के दूसरे बृहस्पतिवार के दिन किडनी डे मनाया जाता है। इसी दिन इन्होंने एक राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस में कहा था
देयर आर 7.8 मिलियन किडनी पेशेंट इन इंडिया राइट नाउ। उस समय 7.8 मिलियन किडनी पेशेंट भारत में थे, और इस खबर को इंडियन एक्सप्रेस ने भी कवर किया था। अगर हम किडनी ट्रांसप्लांट का अगर हम देखें कि कितना लागत आता है, तो 5 से 6 लाख रुपए आता है एक किडनी ट्रांसप्लांट का लागत। और इस किडनी ट्रांसप्लांट में कोई नई किडनी नहीं लग जाती, किसी आदमी की किडनी निकाल के लगती है, और उसके बाद जो दोनों पेशेंट हैं, जिसकी किडनी निकली है और जिसकी किडनी लगाई गई है, दोनों पेशेंट का लगभग 15,000 रुपए हर महीने का खर्चा रहता है, हर महीने का खर्चा। तो अगर हम पूरा देखें तो ये 24,000 करोड़ रुपए का खर्चा हम हर साल लगभग कर देते हैं किडनी ट्रांसप्लांट के ऊपर, जबकि हम किडनी को केवल 1 साल के अंदर गौ में या फिर जो भी जितनी पंचगव्य मेडिसिन है उनसे ठीक कर सकते हैं। फिर भी हम 24,000 करोड़ रुपए किडनी ट्रांसप्लांट पर खर्च कर रहे हैं, कितनी बड़ी बात है। इसके आगे हम आ जाते हैं ऑर्गेनिक फर्टिलाइजर का जो यूज है। अगर हम देखें कि ऑर्गेनिक फर्टिलाइजर का अगर यूज बढ़ेगा तो इससे ये इफेक्ट होगा कि जो केमिकल टॉक्सिन्स हैं वो कम हो जाएंगे, और इससे बीमारियों में भी कमी आएगी। और सबसे बड़ी बात तो ये, प्रिवेंशन इज बेटर देन क्योर। यदि हम केमिकल फर्टिलाइजर का इस्तेमाल करेंगे तो एक स्वाभाविक सी बात है कि हम खुद मौका दे रहे हैं कई सारे टॉक्सिन्स को हमारे तक वापस पहुंचने का। तो इसलिए केमिकल फर्टिलाइजर की बजाय अगर हम बायो मैन्योर का इस्तेमाल करें तो हम प्रिवेंट करेंगे बहुत सारा टॉक्सिन का बायोमैग्निफिकेशन। उसके बाद अगर हम एनर्जी की तरफ आ जाते हैं, यानी कि ऊर्जा, फ्यूल, तो एक जो एवरेज लैक्टेटिंग यानी कि दूध देती हुई जो गाय है, एन एवरेज लैक्टेटिंग काउ और बफलो इन इंडिया एमिट्स अराउंड 200 लीटर्स ऑफ मीथेन पर डे। ये मीथेन मैं नहीं कह रहा हूँ कि केवल हम एज अ फ्यूल डायरेक्टली इस्तेमाल कर सकते हैं 200 लीटर, ऐसा नहीं है, क्योंकि जब वो जुगाली करती है तो उससे भी मीथेन निकलती है। और इसलिए हम ये नहीं मान लेंगे कि 200 लीटर मीथेन हर गाय सीधे सीधे दे रही है, लेकिन फिर भी एक 85 से 95 लीटर जो मीथेन होती है वो हम बना सकते हैं उसके गोबर से। उसके बाद अगर हम 1 लीटर मीथेन की कॉस्ट देखें तो ये 79.63 इंडियन रुपी है मार्केट में। और अगर हम इसी हिसाब से देखें 85 लीटर मीथेन को अगर हम 80 रुपए के हिसाब से लगाएं तो लगभग 6500 रुपए बन जाता है एक दिन का आय। अगर हम एक गाय की मीथेन बनाकर बेचेंगे तो 6500 रुपए की आय हो जाएगी। अब हम ये देखते हैं कि हम आगे एलपीजी में कितना खर्चा कर रहे हैं हर साल। तो हम मैक्रो एक्सपेंस जो है हमारा, वो एलपीजी का हर साल 62 बिलियन यूएस डॉलर है। 62 बिलियन यूएस डॉलर हम खर्च कर रहे हैं हर साल एलपीजी के ऊपर। माइक्रो एक्सपेंस है हमारा, मतलब कि जो हम व्यक्तिगत रूप से खर्च कर रहे हैं अर्थव्यवस्था में, वो 1000 रुपए लगभग एलपीजी का सिलेंडर आ रहा है। और ये 1000 रुपए जो एलपीजी का सिलेंडर है, ये हम इसकी कॉस्ट पूरी कम कर सकते हैं। जब 6500 रुपए की मीथेन हर दिन बना रहे हैं तो हम 1000 रुपए और 65,000 रुपए हमारे घट रहे हैं और 6500 रुपए बन रहे हैं। इसमें क्या इकोनॉमिकल है। इसके बाद मैं आता हूँ राजीव दीक्षित केस पर। राजीव दीक्षित जी का मैं समर्थक हूँ और ये मेरे आइडल हैं। इनके बारे में बताना चाहूंगा। इन्होंने गौ कशी के विरुद्ध में एक सुप्रीम कोर्ट में केस दायर किया था 2 अलग-अलग गौरक्षक संस्थाओं के साथ, और उसमें सुप्रीम कोर्ट ने एक ऐतिहासिक बयान दिया था। मैं इसके बारे में इस कोर्ट केस की डिटेल्स पढ़ना चाहूंगा। In 1998, अखिल भारतीय गौ सेवक संघ and अहिंसा आर्मी ट्रस्ट have litigated against the slaughtering of cow in High Court. After many fights, government of Gujarat has agreed with Rajiv Dixit and handed a support. As a result, Rajiv Dixit has successfully won the case and the court has asked due to similar facts. जो मैंने facts अभी आपके सामने रखे हैं, almost यही similar facts थे। यहाँ तक कि जो जज थे उस समय, जज की गाड़ी में मीथेन का सिलेंडर लगाया गया था और जज स्वयं प्रभावित हुए थे कि मीथेन का सिलेंडर तो एलपीजी के सिलेंडर से बहुत अच्छा है। ड्यू टू सिमिलर इफेक्ट्स द रेयरिंग ऑफ काउ, ये कोर्ट का जजमेंट का रिटन स्टेटमेंट है। द रेयरिंग ऑफ काउ इवन इन ड्रॉट कंडीशन, जब वो दूध नहीं दे रही उस कंडीशन में भी जो गाय वाज प्रूव टू बी इकोनॉमिकल देन अबंडनिंग और स्लॉटरिंग इट। अगर हम गाय को काटते या फिर बाहर छोड़ते हैं तो उससे ज्यादा इकोनॉमिकल उसको पालना होगा, ये वहां पर प्रूव किया गया था। और एज अ रिजल्ट सुप्रीम कोर्ट हैज डिक्लेयर्ड दैट स्लॉटरिंग ऑफ काउ और बुलॉक्स इज अ कॉन्स्टिट्यूशनल क्राइम एंड एज वेल एज इट ओवरराइड्स द राइट्स ऑफ रिलीजन के राइट को ओवरराइड करता है। एंड ऑल्सो जो कोर्ट था उसने ये भी कहा था
द कोर्ट सेड सेविंग काउ और ब्लॉक इज अ ड्यूटी ऑफ एवरी सिटीजन ऑफ इंडिया। ये सुप्रीम कोर्ट .com/केस लॉ पे हम पढ़ सकते हैं, ये पूरे केस की जानकारी उपलब्ध है। तो इस सब के बाद हम ये देखते हैं कि आखिर प्रमाण हमारे पास मौजूद हैं और हमें ये समझ में आ गया है कि जितने भी तथ्य हैं उनके अनुसार से हमें ये समझ में आ गया है कि जो गौ आधारित अर्थव्यवस्था है वो वाकई कई मायनों बहुत ज्यादा अच्छी है, बहुत ज्यादा इकोनॉमिकल है। लेकिन फिर भी हमारे पास बहुत सारे चैलेंजेस हैं, क्योंकि वर्तमान में ये व्यवस्था हम एकदम से नहीं बदल सकते। तो सबसे पहला इसमें जो चैलेंज है वो मैं मानूंगा एडवर्स सिस्टम। जो हमारे पास वर्तमान में जो सिस्टम है, जो हमारे पास अभी जो व्यवस्था चल रही है, इसमें एकदम से हमें गौ आधारित होना बहुत मुश्किल पड़ेगा। लेकिन मैं उदाहरण देना चाहूंगा ब्लैक राइस का, जो कि वन डिस्ट्रिक्ट वन प्रोडक्ट में नोएडा से लिया गया था। ब्लैक राइस ऑर्गेनिक राइस है, इसे ऑर्गेनिक फार्मर उगाते थे और पहले इसकी जो खरीद थी वो बहुत कम थी। लेकिन उत्तर प्रदेश सरकार ने कुछ अपने प्रयास किए, इन्होंने उसकी मार्केटिंग ऐसे की कि उसे जो बुद्धिस्ट नेशन थे उनमें उसमें बेचा गया, गौतम बुद्ध से रिलेट करके। तो इस तरीके की अप्रोचेस अगर सरकार करेंगी तो बहुत ही आसान हो जाएगा हमारे लिए ऐसे सिस्टम को बदलना। मगर दिक्कत एक और आती है कि जो अथॉरिटीज हैं वो राजी नहीं होती हैं। दे आर नॉट विलिंग टू ब्रिंग दीज चेंजेस। कोई भी सरकार कभी यह नहीं चाहेगी कि जितना भी जो सब्जेक्ट है, जो आपके जो देश है, जो देश की जनता है, वो कभी भी सरकार से आत्मनिर्भर हो जाए, सरकार से किसी भी चीज के लिए निर्भर ना रहे। कोई भी सरकार ऐसा नहीं चाहेगी। इसीलिए जितनी भी सरकारें हैं वो बड़े बड़े केमिकल फर्टिलाइजर के प्लांट खोलती हैं, बड़ी बड़ी स्कीम्स निकालती हैं, बड़ी बड़ी अधिक से अधिक सब्सिडी देने का प्रयास करते हैं, जिससे कि वो ऐसा बता पाएं कि हम आपके लिए सब्सिडी दे रहे हैं और आपका जीवन हम पर निर्भर है। यदि आप आत्मनिर्भर हो जाएंगे, आप अपना फर्टिलाइजर खुद से तैयार करेंगे, तो आपका सरकार के ऊपर से जो हस्तक्षेप है, सरकार का आपके ऊपर से और आपका सरकार के ऊपर से हट जाएगा। तो सरकारों को ये जरूरी काम लगता है अपने वोट बैंक के लिए कि वो ऐसा कुछ ना कुछ सिस्टम बनाए रहें जिसमें जो जनता है वो आत्मनिर्भर ना हो, बल्कि सरकार के ऊपर निर्भर हो। इसको केवल हम ही बदल सकते हैं। हम मांग करें सरकार के सामने तो सरकार को हमारी बात सुननी पड़ेगी। उसके बाद हम आते हैं टेक्नोलॉजी के ऊपर, कि आखिर एक और भी कारण है कि हमारे पास पर्याप्त टेक्नोलॉजी नहीं है। अगर हम खुद से भी बनाने का प्रयास करें, गाय के गोबर से अगर हम बायो मैन्यूर तैयार करें। इज माय वॉइस क्लियर? यस इट इज। तो जो आखिर हम अगर गोबर से मीथेन या फिर हम गोबर से बायो मैन्यूर बनाने का प्रयास भी करें, तो फिर आखिर हम कैसे तैयार करें? क्योंकि जो टेक्नोलॉजी पहले आई थी, जो बायोडाइजेस्टर पहले सरकार के द्वारा बनवाए गए थे, वो सब फेल हो गए। एक ये बड़ा दुर्भाग्य का कारण था, और वो फेल हुए थे उनकी अपनी इंजीनियरिंग की वजह से, क्योंकि इंजीनियरिंग बहुत अच्छी नहीं थी। तो अब ये एक मेरे द्वारा बनाया हुआ आपके सामने डोमेस्टिक बायो जनरेटर है, इसे आप देख पा रहे होंगे। ये एक रेक्टेंगुलर क्यूब है। वास्तविकता में ये आईबीसी टैंक का बनाया था। आईबीसी टैंक होता है जो बड़े बड़े पेट्रोल के टैंक आते हैं, लगभग 1000 लीटर कैपेसिटी का होता है। और जो दिक्कत आ रही थी पिछले वाले मॉडल में वो यह थी कि उसका जो स्ट्रक्चर था और जो गैस स्टोरेज टैंक था, या फिर जहां पर गैस स्टोर हो रही थी, वो आरसीसी या फिर सीमेंट या फिर ईंटों का बना होता था। तो वो फ्लेक्सिबल नहीं है, गैस ज्यादा भर जाती थी और वो फट जाते थे। तो यहाँ पर उसी प्रॉब्लम को मैंने देखा है और उसमें कुछ नवाचार किया है। तो उसमें पहला जो हमारे पास जो नवाचार रहेगा वो ये रहेगा कि हम इसमें एक ट्यूब को जोड़ेंगे, एक बड़े से ट्यूब को, जिसमें गैस एकत्रित हो जाएगी। हम उसके लिए ट्रक के पहिए का भी ट्यूब ले सकते हैं। तो यदि हम उस ट्यूब का इस्तेमाल करेंगे तो गैस सारी उसमें स्टोर हो जाएगी, और गैस स्टोर होने के बाद अगर बाई चांस ज्यादा भी हो गई तो केवल वो ट्यूब फटेगा, हमारा 300-400 रुपए का नुकसान होगा। पूरा जो आपका बायो फ्यूल जनरेटर है वो खराब नहीं होगा। ये अप्रोच है और ये समाधान है उस टेक्नोलॉजी का हमारे पास। तो यदि हम एक किसान हैं तो ये हमारे लिए इसका भी समाधान हो गया। सारे हमारे पास तो हमने सारे विषय पर चर्चा कर ली है। आखिर हमारे पास जितने भी कारण थे, जितनी भी प्रॉब्लम, जितने चैलेंजेस थे, उन सबके भी सॉल्यूशन के बारे में मैंने बताया।
आई थिंक प्रबल की आवाज नहीं आ रही है। यस सर, आई गेस कुछ नेटवर्क इशू है उनकी तरफ से। ठीक है, हाँ, he will come, he'll join soon, we will ready with question answer। अभी आ गया, he is here, yeah। गौमाता का दुग्ध, दही, घृत, गोबर एवं गौमूत्र से तैयार पंचगव्य को साधना एवं औषधि के एक प्रमुख घटक के रूप में प्रयोग किया जाता है। इसका चलन आज भी जारी है, भले ही कम स्थानों पर, लेकिन इसका चलन आज भी जारी है। ग्रामीण जीवन का तो यह आधारभूत स्तंभ है, और यदि हम इसके शारीरिक स्वास्थ्य एवं निरोगता में इसका महत्व देखें तो कई अच्छा इसका महत्व है। गाय के गोबर में परमाणु विकिरणों तक को निरस्त करने की क्षमता होती है। यदि मैं भोपाल गैस त्रासदी की बात करूं तो उसमें एक रिपोर्ट आई थी, ये स्वयं ANI की रिपोर्ट थी। त्रासदी के बाद जितने भी घर थे जिन पर गाय के गोबर से लेप किया गया था, जो कच्चे घर थे और गाय के गोबर से लेप किया गया था, उन सबके भीतर कोई भी उस गैस त्रासदी का एडवर्स इफेक्ट नहीं था। इसका अभी रेफरेंस मेरे पास नहीं है, लेकिन ये रिपोर्ट आई थी और ये मैंने स्वयं से पढ़ी भी है। गौमूत्र जो होता है वो औषधीय गुणों से भरा होता है। ऐसे ही गौ का संग सानिध्य जो होता है वो इसके उत्पादन और इसके उत्पाद जो होते हैं, इनके सेवन से हमें मानसिक शांति भी मिलती है। गाय ऐसा विलक्षण जीव है कि इसमें सर्वाधिक ममता होती है, लेकिन फिर भी हम ये देखते हैं कि सबसे अधिक कोई अगर तिरस्कार का सब्जेक्ट आज है हमारे आसपास तो वो गाय है। इसके नाम पर भरपूर राजनीति होती है, भरपूर लोगों से एक से एक बड़े भ्रष्टाचार के भी काम होते हैं, लेकिन फिर भी कोई अगर परेशान है तो बाहर भटकती गाय ही। एक समय था जब गाय को माता माना जाता था। आज भी हम गाय को माता मानते हैं, लेकिन हम माँ जैसा व्यवहार गाय के प्रति नहीं रखते हैं। हम एक कंज्यूमर हैं, ये मैं मानता हूँ, लेकिन हम एक कंज्यूमर हैं, उसके साथ हमें अपनी बुद्धि का भी प्रयोग करना चाहिए कि आखिर हमारे लिए क्या सही है और क्या गलत है, और आखिर जो हम कर रहे हैं उसमें किसी के लिए क्या कोई नुकसान तो नहीं है। इन सब लाभों के आधार पर ग्रामीण जीवन के उत्थान से जुड़े कार्यक्रमों को केंद्रीय धुरी के रूप में गोपालन की उपयोगिता स्वयं सिद्ध है, लेकिन देश में इसकी वर्तमान स्थिति बहुत ही संतोषजनक नहीं है। क्योंकि हम मनुष्य हैं, हमें प्रगति पसंद है, हमें प्रगति करनी भी चाहिए, परंतु साथ ही साथ परिजीवों के शोषण की ओर भी दृष्टि डालनी चाहिए। हम महावीर और बुद्ध की धरती पर जन्मे हैं। फायान अपने अकाउंट्स में लिखते हैं कि भारत में कोई भी व्यक्ति किसी भी जीव को प्रताड़ित करना पसंद नहीं करता। तो फिर हमें गुण कैसे आ गए? हमने गाय को दूध निकालकर बाहर सड़कों पर छोड़ दिया, और उस छोड़ने के बाद भी हम इतने सेंसिटाइज नहीं है कि हम उसके लिए एक छोटा सा मेजर अपना लें। हम अपने गेहूं, अपने आटे को ही बदल लें। यदि हम एक कंज्यूमर हैं तो हमारे लिए पहला जो मुख्य हमारे लिए जो अप्रोच है, हमारे लिए पहला जो मुख्य कर्तव्य हमारे लिए बनता है वो यही है कि हम अपने लिए आने वाले अनाज को बदलें। हम जो घर में जो भोजन ला रहे हैं, हम उसमें मांग करें कि ये ऑर्गेनिक भोजन आप हमें दे रहे हैं। यदि हम दूध ले रहे हैं, हम दूध की खरीद कर रहे हैं, तो हम उससे पूछें, जो हमें दूध दे रहा है, हम उससे पूछें कि क्या जो बाद आपने गाय को अपने घर से बाहर छोड़ा है। उसके बाद हमारे पास जो एक के लिए जो अप्रोच आती है वो ये है कि हमें भले ही थोड़े जमीन के भाग से आरंभ करें, लेकिन कम से कम जैविक कृषि अपने लिए ही करें, लेकिन आरंभ करें। थोड़ा एक्सपीरियंस मिलेगा और एक्सपीरियंस और कार्य आगे बढ़ता है तो फिर हम स्वयं से विकास करते हैं। तो बस यही कहना चाहूंगा कि वसुधैव कुटुंबकम विचारधारा का हमें सदैव अनुसरण करना चाहिए। हमें इकोलॉजिकल सॉलिडेरिटी के साथ ही जीवन जीना चाहिए। और बस यही कहना चाहूंगा। बहुत बहुत धन्यवाद। गावो विश्वस्य मातरः।